नमस्ते दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील सर वैदिक आईएएस परिवार में आप लोगों का स्वागत है। जैसे उस दिन हम लोग इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिए थे, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। आज ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वह मुद्रास्फीति के का अर्थ या परिभाषा देखना है। कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार, फिर हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है और मुद्रास्फीति के या इन्फ्लेशन के का मापन। तो मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है। तो इतने भाग को हम लोग मुद्रास्फीति के अंतर्गत इसको हम कवर करेंगे। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या, कौन कौन से प्रकार है, मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, किस वर्ग पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और मुद्रास्फीति को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसकी चर्चा हम इन्फ्लेशन में करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति का अर्थ। अगर बात किया जाए मुद्रास्फीति के अर्थ का, तो इसका अर्थ होता है मुद्रा पर दबाव, मुद्रा पर दबाव। इसका अगर शाब्दिक अर्थ और निकाला जाए, मुद्रा पर दबाव का मतलब होता है मुद्रा की क्षमता में कमी, मुद्रा की क्षमता में कमी, मुद्रा की क्षमता में कमी का और अगर अर्थ निकाला जाए मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी, मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी। चलिएगा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी। तो कैसे हम लोग समझेंगे मुद्रा की क्रय क्षमता में। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, तो एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 1 केजी प्याज का दाम जो है, प्याज की जो दाम है मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये है। तो मान लीजिए 1 किलो प्याज का दाम कितना है, 100 रुपये, और इसकी रेट। तो अब अगर बात किया जाए प्रेजेंट में ये पहले की अपेक्षा अब देखेंगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में 1 किलो प्याज के दाम अगर बढ़कर कितने रुपए हो जाए, 150 रुपये हो जाए, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई दाम में, 50 रुपये की वृद्धि, पर केजी 50 रुपये की वृद्धि हुई। तो देखा गया 1 किलो प्याज का दाम पहले कितना था, 100 रुपये। अब वही 1 किलो प्याज का दाम जो है वह 150 रुपये। अर्थात अगर बात किया जाए कि पहले 1 किलो प्याज को खरीदने के लिए हमें 100 रुपये भुगतान करना पड़ रहा था, लेकिन आज उसी 1 किलो प्याज को खरीदने के लिए हमें 150 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा, अर्थात 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह मुद्रा की जो वैल्यू है, पैसे की जो वैल्यू है, उसमें कमी आ गई है और वस्तु की कीमत में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो मुद्रास्फीति का अगर बात किया जाए, मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो हमने देखा कि जब किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है और
मुद्रा की वैल्यू में कमी होती है उसी को मुद्रास्फीति या आम बोलचाल की भाषा में हम महंगाई कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। तो महंगाई जैसे देखते हैं, जब अभी हाल ही में 2-3 महीना के पहले की अगर बात किया जाए लॉकडाउन के समय में, कि प्याज का दाम बढ़कर अगर मान लीजिए 100 रुपये हो गया था और उस समय बढ़कर 150 रुपये हो गया, तो कहा गया कि प्याज के दाम में वृद्धि, अर्थात प्याज में क्या आ गई? महंगाई आ गई। अर्थात जो है प्याज की कीमत में वृद्धि हो गई। किसके अपेक्षा? मुद्रा की वैल्यू की अपेक्षा। अगर बात किया जाए तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? घट गई और वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि और मुद्रा की वैल्यू में या उसके क्रय करने की क्षमता में कमी ही क्या कहलाती है? महंगाई या मुद्रास्फीति। अब कारण के आधार पर हम देखेंगे मुद्रास्फीति कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जो इन्फ्लेशन है वह कितने प्रकार के होते हैं, यह हम देखेंगे कि ये जो कीमत में, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, इसका क्या कारण है। या हो सकता है कि पहला कारण यह हो सकता है डिमांड बढ़ने के कारण, अर्थात मांग बढ़ने के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। या दूसरा कारण हो सकता है कि उस वस्तु के लागत में वृद्धि होने के कारण ही वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा कारण यह भी हो सकता है, कभी कभी देखा जाता है कि जो वस्तुओं की भंडारण और वितरण का अभाव होने के कारण भी जो है वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। अर्थात अगर बात किया जाए कभी कभी जैसे काला बाजारी के कारण, जमाखोरी के कारण और व्यावसायिक समूहीकरण के कारण भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। तो देखेंगे वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कई कारण दिखाई दे रहे हैं। मांग बढ़ने के कारण जो है उसके कारण भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होना ही महंगाई कहलाता है। और लागत के कारण भी महंगाई में वृद्धि होती है, और जब जमाखोरी काला बाजारी के कारण भी जो है वह वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। तो कारण के आधार पर हम देखेंगे इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुद्रास्फीति कितने प्रकार के हैं, तो मुद्रास्फीति के प्रकार हम देखेंगे। तो मुद्रास्फीति के प्रकार, तो मुद्रास्फीति जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति, तो ये 3 प्रकार के मुद्रास्फीति होते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, तो मांग जनित मुद्रास्फीति। तो मांग जनित मुद्रास्फीति जो होते हैं वह डिमांड के कारण, किसके कारण? डिमांड के कारण उत्पन्न होती है। और सप्लाई, तो मीन्स मांग जनित मुद्रास्फीति में डिमांड बढ़ जाए और उसके सापेक्ष जो है सप्लाई घट जाती है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति जो है उत्पन्न होती है। तो देखेंगे डिमांड बढ़ने के कारण क्या है, मांग बढ़ने के कारण क्या है। अचानक तो रातों रात मांग तो बढ़ेगी नहीं, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर होंगे। तो मांग बढ़ने के कुछ कारण होंगे, उसी फैक्टर को हम लोग देखेंगे। या तो अगर बात किया जाए लोगों के पास पैसा आ जाए, लोगों के पास पैसा आ जाए, तो मांग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है लोगों के पास पैसा आ जाए। और सेकंड कारण होता है वहाँ के जनसंख्या में वृद्धि हो जाए।
जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, तो मांग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है लोगों के पास पैसा आ जाए। और लोगों के पास पैसा कब आएगा? जब कोई भी बेरोजगार व्यक्ति, जब उसे रोजगार मिल जाता है तो उसके वेतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो जब किसी के वेतन में वृद्धि होती है, वेतन में वृद्धि होती है, वेतन में वृद्धि का जो कारण है रोजगार पाना। रोजगार जो है वह दो तरफ से हो सकते हैं। संगठित क्षेत्र में किसी को रोजगार मिल जाए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में जैसे सरकार ने विभिन्न योजनाएं के माध्यम से गांव के लोगों को या गरीब लोगों को या जो शोषित वंचित वर्ग हैं उनको रोजगार देने का प्रयास करती। असंगठित क्षेत्र में जैसे सरकार ने मनरेगा के माध्यम से तो मनरेगा योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में रोजगार देने का प्रयास करती है। संगठित क्षेत्र में यहाँ भी देखेंगे गवर्नमेंट जॉब प्लस अगर आपका बात किया जाए तो प्राइवेट जॉब। तो संगठित क्षेत्र में देखेंगे जब किसी भी व्यक्ति के वेतन में वृद्धि होता है तो लोगों के पास पैसा आ जाने के कारण उनके वेतन में वृद्धि होने से डिमांड में वृद्धि हो जाती है। दूसरा कारण है या आरबीआई जो है, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति क्या कर दे? सस्ती कर दे। तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर में कमी कर दे। तो अर्थात पहले की अपेक्षा जब ब्याज दर में कमी हो जाएगा तो लोगों के पास क्या होंगे? लोग अधिक मात्रा में ऋण लेंगे। तो जब लोग अधिक मात्रा में ऋण लेंगे उनके पास पैसा क्या हो जाएगा? अधिक आ जाएगा। तो पैसा अधिक होने के कारण डिमांड में क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात महंगाई में वृद्धि होगी। तो देखा गया आरबीआई जब अपनी मौद्रिक नीति क्या कर देती है? सस्ती कर देती है। तब देखा गया ब्याज दरों में कटौती करने से या कमी करने से लोग अधिक मात्रा में ऋण लेंगे। जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो महंगाई में वस्तुओं की कीमत में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तीसरा कारण देखेंगे जब सरकार अपने राजकोषीय नीति के माध्यम से टैक्स में कमी कर देता है। टैक्स में कमी करने के कारण लोगों के बचत में वृद्धि आ जाता है। तो लोगों के बचत में वृद्धि आने के कारण अर्थात जैसे वृद्धि होगा वस्तु के डिमांड में वृद्धि होगी। वस्तु के डिमांड में वृद्धि होने के कारण ही महंगाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो लोगों के पास पैसा कब आएगा? या उनके वेतन में वृद्धि हो जाए रोजगार मिलने के कारण। दूसरा जो है वह आरबीआई के मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ब्याज दरों में कमी करने के कारण लोगों के पास पैसा आ जाता है। तीसरा जो कारण है वह राजकोषीय नीतियों के माध्यम से जब टैक्स में कमी कर दिया जाता है और टैक्स में कमी करने के कारण लोगों के बचत में वृद्धि हो जाती है, तब वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं जनसंख्या में वृद्धि के कारण। जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या प्रभाव पड़ता है मांग में? तो या जन्म दर में वृद्धि हो जाए। जन्म दर में वृद्धि के कारण भी डिमांड में वृद्धि होती है। जन्म दर में वृद्धि के कारण। दूसरा है प्रवसन के कारण। तो प्रवसन के कारण मतलब बाहरी लोगों के प्रवेश से। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रवसन के कारण बाहरी लोगों के आने से
डिमांड में कैसे वृद्धि होती है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कोई संसाधन है, अभी तक कोई 10 संसाधन थे और इसे प्रयोग करने वाले कितने लोग थे, 10 व्यक्ति थे, लेकिन बाहरी लोग या जनसंख्या में वृद्धि के कारण यहाँ पर 15 व्यक्ति हो गए और संसाधन अभी भी 10 ही है, अर्थात संसाधन 10 है लेकिन प्रयोग करने वाले 15 लोग हैं, अर्थात 5 की डिमांड क्या हो गई, 5 की डिमांड बढ़ने के कारण संसाधन की जो वैल्यू है पहले की अपेक्षा जो है बढ़ गई। अर्थात अभी 10 संसाधन 10 व्यक्ति थे, आराम से उसकी कीमत क्या था, संतुलित थी, लेकिन जैसे 10 संसाधन है लेकिन 15 व्यक्ति इस संसाधन को प्रयोग करते हैं और करने के लिए इस संसाधन की जो है वैल्यू पहले की अपेक्षा बढ़ गई, अर्थात जो कीमत होती है पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ने के कारण ही इस वस्तु या संसाधन की कीमत में वृद्धि होगी। तो देखा गया डिमांड बढ़ने के कारण ही मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दूसरा देखते हैं सप्लाई गिरने के पीछे क्या कारण है। तो दूसरा हम देखेंगे पहलू, सप्लाई गिरने के पीछे क्या कारण है। चलिएगा, आपूर्ति या सप्लाई गिरने के कारण, अर्थात जो सप्लाई की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उसी के पीछे कुछ कारण होंगे, कुछ रीजन होंगे, उसी रीजन को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखेंगे सप्लाई जो है वह बाधित हो जाए, बाधित होने के कारण भी सही समय पर आपूर्ति वस्तु की नहीं हो पाती, सप्लाई बाधित हो जाए। तो सप्लाई बाधित होने का मतलब है कि सप्लाई बाधित कब होगी, जब उसके बीच में कोई समस्या आएगी। तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है ट्रांसपोर्ट की आती है। तो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है वह किसके कारण आ सकती है, कहीं पर ट्रैफिक जाम के कारण हो सकती है या हड़ताल के कारण। तो देखा गया जो सप्लाई बाधित हो रही है वह किसके कारण, हड़ताल और ट्रैफिक जाम के कारण। तो ट्रैफिक जाम के कारण सही समय पर वस्तु की आपूर्ति न होने के कारण भी डिमांड क्या हो जाता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो डिमांड न बढ़ने के कारण भी, सप्लाई बाधित होने के कारण भी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। दूसरा कारण देखेंगे, उत्पादन क्या हो, उत्पादन जो है उत्पादन गिर जाए या उस वस्तु का उत्पादन गिर जाए, और उत्पादन गिरने के भी पीछे कुछ कारण होंगे। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो ऐसे में पूरी की पूरी जो हमारे कृषि क्षेत्र, अगर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो पूरा का पूरा जो कच्चे माल हमें कृषि क्षेत्र से या प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त होते हैं तो वह पूरा मानसूनी जलवायु पर आधारित है। और कभी अगर मानसून अच्छा रहा तो उत्पादन अच्छा हो जाएगा, अगर मानसून खराब हुआ तो उत्पादन क्या हो जाए, चाहे बाढ़ के कारण चाहे वह अकाल भी पड़ जाए, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में जो फसल है फसल नष्ट होने के कारण कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो भारत में ये आपदा, जो आपदाएं आती है, आपदाएं के कारण, आपदा में दोनों देखेंगे, आपदाएं में क्या आ सकता है, तो अकाल भी पड़ सकता है, अकाल पड़ने के कारण भी उत्पादन में कमी आती है और बाढ़ के कारण भी। और दूसरा ये भी हो सकता है उत्पादन गिर जाए, उत्पादन का मतलब जो स्रोत है, जहां उत्पादन हो रहा था उसका स्रोत ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे कोयला है, कोयला का स्रोत ही समाप्त हो जाए, उससे आधारित जितने भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं कच्चे माल के अभाव में ही क्या होगा, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई न होने के कारण। तो स्रोत समाप्त हो जाए। इन कारणों के कारण ही देखा गया किसी भी वस्तु की सप्लाई क्या होती है,
गिर जाती है और सप्लाई गिरने के कारण और उसकी अपेक्षा डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा मार्केट क्या होता है, असंतुलित हो जाता है। और देखा जाता है, अब आगे देखेंगे मार्केट कब हमारा संतुलित होता है, अर्थात कीमत की बात किया जाए, जब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो, इक्वल होते हैं, अर्थात जितना डिमांड है और उसी के सापेक्ष जो सप्लाई हो रही है, तो हमारे वस्तु की कीमत क्या होगी, कीमत जो है वह स्थिर होगी, कीमत क्या होगी, स्थिर होगी। लेकिन जब डिमांड सप्लाई की अपेक्षा बढ़ जाती है तो कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब डिमांड सप्लाई की अपेक्षा कम हो जाती है तो वस्तु की कीमत में क्या आ जाती है, वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है। तो अर्थात हमें संतुलित कीमत के लिए तो ये देखना पड़ेगा जितना डिमांड है उतना सप्लाई होना चाहिए, नहीं। तो जब परचेजिंग पावर महंगी हो जाएगी तो अर्थात डिमांड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो निर्यात में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अर्थात जब भी मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है तो किसी भी देश में, जिस देश में मुद्रास्फीति का प्रभाव होगा, इन्फ्लेशन का प्रभाव होगा, चाहे वह भारत हो, चाहे वह यूएसए हो, चाहे वह चाइना हो, तो ऐसे में उस देश की जो निर्यात है, निर्यात में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, निर्यात में कमी हो जाएगी। तो आयात में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, आयात में वृद्धि हो जाएगी। तो देखा गया मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वह हमने देखा उत्पादक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा, उत्पादक स्तर पर, उपभोक्ता स्तर पर, ऋण देने वाले पर, ऋण लेने वाले पर, और आयात पर, निर्यात पर। अब हम लोग देखेंगे गरीब वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात गरीबी में वृद्धि होगी या कमी होगी। गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गरीबी में वृद्धि होगी या कमी होगी। अगर बात किया जाए, जब किसी भी देश में इन्फ्लेशन में वृद्धि और अर्थात किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो कहने का मतलब है डिमांड में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो डिमांड, कुछ वर्ग जिसके पास रोजगार होगा, रोजगार के लिए तो डिमांड में वृद्धि होगी, लेकिन जो गरीब वर्ग होगा उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो गरीबी है और बेरोजगारी है, गरीबी और बेरोजगारी पर दोनों में क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब यह गरीबी और बेरोजगारी चैप्टर आएगा तो वहां से हम लोग विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, इन्फ्लेशन पर, जब किसी भी देश पर इन्फ्लेशन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों पर, और जब मंदी का, रिसेशन का दौर होता है तब हमारे गरीबी और बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तभी सिर्फ ऐसे ही जान लीजिए इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो आज तक जो हमने क्लास में देखा कि वह मुद्रास्फीति क्या है या उसकी परिभाषा क्या है, ये भी हमने देखा। मुद्रास्फीति के प्रकार भी हमने देखा, मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे अर्थव्यवस्था पर, उसको भी हमने देखा। अब हम लोग जो कल चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति की मापन की जो विधियां हैं, अर्थात इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे, तो अभी जो सबसे प्रचलित दौर है या प्रचलित जो मापन है वो 2 प्रकार के हैं, लेकिन हम आपको 3 प्रकार के बताएंगे। एक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है, दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है, तीसरा आता है पीपीआई के आधार पर मापा जाता है। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, डब्ल्यूपीआई को आज जो है, आज के समय में कौन सी मापन सबसे अच्छी है, डब्ल्यूपीआई है, पीपीआई है, सीपीआई है, और सीपीआई में भी संशोधन किया गया है। उर्जित पटेल की समिति ने 2016 में उसमें भी संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है ये हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।